बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज इस लेक्चर सीरीज़ के एक्सटेंशन लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको याद हो जी, तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात यानी यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं और वहाँ जो हमारा स्टडी का मकसद था वो उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना था। और कुछ लेक्चर ऐसे थे जिसके अंदर आपने मैकेनिज्म को भी स्टडी किया। लेकिन आज हमारा मौजू ये है जी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सामने दिख रहे हैं जी, ये किस तरह से यूज होते हैं और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ यूज होता है, उसको हम स्टडी करने जाएंगे। इस बात का ख्याल रहे जी कि जो ये जो इस्तेमालात है, इस्तेमालात इससे कई ज़्यादा हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। मैं उन तमाम इस्तेमालात का, उन तमाम यूजेस का अहाता तो नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके कोर्स के अंदर है वही मेरे लेक्चर के अंदर है जी। तो मैंने अपने आप को आपके कोर्स के हिसाब से महदूद रखा है जी। तो मैं सिर्फ उन यूजेस पे बात करूँगा जो यूजेस आपकी किताब के अंदर मौजूद है जी। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो पहला कंपाउंड है आपकी किताब का वो है ये मीथेन। और मीथेन के बारे में आप जानते हैं जी कि ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। CH4 इसका फार्मूला है और अल्केन फैमिली का ये पहला मेंबर है जी। इसके यूजेस को हम देखने जा रहे हैं जी। तो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो आपका फ्यूल है, मिसाल के तौर पे आप सुई गैस की बात करें जी, तो इसके अंदर जो मेजर कंटेंट्स हैं वो किसके हैं जी? मीथेन के हैं। मीथेन के अलावा आप ये भी जानते हैं जी कि इसके अंदर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होता है जी। लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो किसकी है जी? मीथेन की है जी। मीथेन को डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिथेनॉल की तैयारी के लिए भी मीथेन इस्तेमाल होता है जी। यानी मीथेन से वाटर गैस, और फिर वाटर गैस के जरिए आप क्या बनाते हैं जी? मिथेनॉल बनाते हैं। तो मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए जो मेन मटेरियल है वो भी आपका मीथेन है। तो मीथेन से वाटर गैस और फिर वाटर गैस से मिथेनॉल बनता है, क्योंकि आपने मिथेनॉल को वाटर गैस से बनाने का तरीका तो सीखा है जी। लेकिन वाटर गैस किस तरह बनती है ये आपने नहीं सीखा, ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सीख जाएंगे जी। तो मीथेन से वाटर गैस बनाई जाती है और फिर वाटर गैस के जरिए मिथेनॉल बनाया जाता है। तो मिथेनॉल इनडायरेक्ट वे में किससे बनता है जी? मीथेन से बनता है। तो मीथेन का एक यूज ये भी है। तो मीथेन के जरिए कार्बन ब्लैक भी आप हासिल कर सकते हैं। और इसका तरीका ये है जी कि मीथेन को आप कंबस्ट करें, और अगर ये कंबशन इनकम्प्लीट, कंबशन कंप्लीट के बारे में तो आप जानते हैं जी कि अगर कंबशन कंप्लीट होगी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है जी। लेकिन अगर ये कंबशन इनकम्प्लीट होती है तो उसके नतीजे में आपको ये कार्बन ब्लैक मिलता है जी। और इस कार्बन ब्लैक के भी बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं कि ये मिसाल के तौर पर डाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो इसका अहम काम है जी वो शू पॉलिश बनाने के लिए, जो आपकी जूते की पॉलिश होती है ब्लैक कलर की, तो उसके अंदर भी ये कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता है। तो मीथेन शू पॉलिशेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है जी। तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट यूज है कि जी कि मीथेन से आप पहले कार्बन ब्लैक बनाएं और फिर कार्बन ब्लैक को शू पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो जो आपकी किताब के अंदर मीथेन की यूजेस दी हुई हैं वो अब आपके सामने है जी। तो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर मीथेन इस्तेमाल होता है, मिथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह कार्बन ब्लैक और शू पॉलिशेस बनाने के लिए भी मीथेन को इस्तेमाल किया जाता है। इथीन के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। इथीन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। फॉर्मूला इसका C2H4 है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं जी। तो इथीन या इथाइलिन, इसके हम यूजेस पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्टडी किया था कि इथीन ये आपका एनेस्थेटिक इन नेचर है जी। और ये एनेस्थीसिया क्रिएट करता है जी, जिसका मतलब होता है किसी को अनकॉन्शियस करना जी। तो इसको एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी। और यानी किसी को भी अनकॉन्शियस अगर आपको करना है जी तो फिर इसको इथीन को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक।
ये आपने केमिकल रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था जी कि जो मस्टर्ड गैस है जिसको वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आपने इस्तेमाल किया था जी, और ये स्किन पॉइजनिंग का बाइस बनती है जी। तो मस्टर्ड गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इथीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इथीन का रिएक्शन आप सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाते हैं जी, तो उसके नतीजे में आपको जो कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन भी आप जानते हैं जी। तो इथीन को मस्टर्ड गैस को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था जी। आजकल ये बैन है जी। तो इथीन से आप जानते हैं जी कि अगर इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाई जाए तो आपको पॉलीइथीन मिलता है, और पॉलीइथीन क्या है जी, प्लास्टिक है जी। तो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या पॉलीइथीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, इथीन को इस्तेमाल किया जाता है जी। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी इथीन इस्तेमाल होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है जी। तो प्लांट के अंदर ये जो फ्रूट है जी इसके अंदर से इथीन निकलती है, इथीन ये कुदरती तौर पर रिलीज होती है, और उसकी वजह से आपका जो फल है जी वो दरख्त पे पकता है जी। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई गई हैं बनाना के राइप होने की जी। तो जो फ्रूट होता है वो इनिशियली नरम और खुश जायका नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, नरम भी होता है और खुश जायका भी होता है, यानी खाने के काबिल होता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, राइपनिंग कहते हैं। तो जो फूड राइप होता है जी तो उसको, उस प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करने के लिए, उस प्रोसेस को भी कैरिड आउट करने के लिए इथीन इस्तेमाल होती है, और ये नेचुरली प्लांट के अंदर से ये रिलीज होती है जी, और वो इस फ्रूट को क्या करती है, राइपन करने में मदद देती है। तो इथीन को, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग का प्रोसेस नहीं है जी, ये नेचुरल राइपनिंग का प्रोसेस है। तो प्लांट के अंदर ही जब ये फ्रूट राइपन होता है जी तो उसके अंदर जो गैस यूज होती है वो भी क्या होती है, वो आपकी इथीन होती है जी। और अगर हम आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात करें तो फिर कार्बाइड, आपने सुना होगा जी, कार्बाइड लगाते हैं और मॉइस्चर देके फिर आर्टिफिशियली फ्रूट को राइपन किया जाता है। तो वहां पर इथीन को इनडायरेक्ट वे में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुदरती तौर पर जो फल दरख्त के अंदर पकते हैं, तो ये कुदरत है जी कि ये ऐसा मैकेनिज्म तय है जी कि ये जो फ्रूट है इनके अराउंड इथीन, ये इथीन गैस को रिलीज करते हैं, और इथीन गैस इन फ्रूट को राइपन होने में मदद देती है। तो ये 4 यूजेस इथीन के आपके सामने है जी। एनेस्थेटिक के तौर पर, यानी किसी को अनकॉन्शियस करना हो तो इस्तेमाल होती है। मस्टर्ड गैस की तैयारी के लिए इस्तेमाल हुई थी। प्लास्टिक या पॉलीथीन बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है उसके अंदर भी जो गैस इन फ्रूट्स को राइपन करने का काम देती है वो भी इथीन है। इथाइन पे बात करेंगे। इथाइन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। ट्रिपल बॉन्ड इसकी खास पहचान है। फॉर्मूला इसका है C2H2, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इथाइन या एसिटाइलिन के जो यूजेस आपकी किताब ने दिए हैं उसे यहाँ पे समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाने के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ये जो फ्लेम होता है जी, जो आप वेल्डिंग वालों के पास देखते हैं जी, और इतना ज्यादा होता है जी उसका टेम्परेचर जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है जी, कि लोहा तक पिघल जाता है, और आप लोहे को पिघला के आप क्या कर लेते हैं जी, जोड़ देते हैं वेल्डिंग के जरिए। तो ये जो आपका फ्लेम है जी, इस फ्लेम के लिए एक आपके पास फ्यूल होता है, एक आपके पास ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है जी, जब भी आप फ्लेम की बात करें तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं जी, एक तो होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट तो आपकी एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जो फ्यूल है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह आप घर का जो चूल्हा जलाते हैं उसके अंदर जो फ्यूल है, अभी आपने पीछे पढ़ा, मीथेन इस्तेमाल, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर मीथेन इस्तेमाल होता है। लेकिन आप घर के जो चूल्हा है उससे आप वेल्डिंग नहीं कर सकते जी। तो वेल्डिंग के लिए आपको ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या हो जी, बहुत ज्यादा हो जी। तो एसिटिलीन को यानी इथाइन को एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फ्लेम है ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडेंट है, जो इस फ्यूल को जलाने का काम करेगा। एसिटाइलिन ये आपका फ्यूल है जी जो जलेगा, और ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम
इसका टेम्परेचर हाई होता है और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज कर जाता है जी। तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को बनाने के लिए इथाइन एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और फिर इसी तरह इनडायरेक्ट वे में यही जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है इसी को आप वेल्डिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। तो वेल्डिंग पर्पस के तौर पर भी ये जो आपका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है ये वेल्डिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी इथाइन इनडायरेक्टली वेल्डिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है जी। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी प्रिपरेशन के अंदर इथाइन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चंद कंपाउंड लिखे हुए हैं। एसिड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर इथाइन को इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इनडायरेक्ट वे है जी। एसिटिक एसिड और इथेनॉल की तैयारी के अंदर भी इथाइन किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल होता है जी। तो यहाँ पे चंद केमिकल्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी प्रिपरेशन के अंदर इथाइन को इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसको बनाने के अंदर भी जो इस्तेमाल होता है वो कौन होता है, जो इनिशियल मटेरियल होता है वो इथाइन इस्तेमाल होता है जी। तो इथाइन को पहले विनाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर विनाइल क्लोराइड की जब पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है तो फिर आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक मिलता है जी, जो आपके प्लास्टिक के पाइप आपको नजर आ रहे हैं जी। तो ये चार यूजेस हैं जी जो आपकी किताब ने इथाइन की डिस्कस की हैं जी, कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम की प्रिपरेशन के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये फ्लेम वो है जी जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अटीन होता है जी। और यही जो फ्लेम है उसको वेल्डिंग के पर्पस पे इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इथाइन इनडायरेक्टली वेल्डिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इथाइन मुख्तलिफ केमिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और इथेनॉल का तस्करा आपकी किताब में है जी। और पॉलीविनाइल को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी ये जो पॉलीमर है जिसके पाइप्स बनते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी जो इनिशियल मटेरियल है वो क्या है जी, इथाइन है। तो इथाइन को पहले कन्वर्ट किया जाता है विनाइल क्लोराइड के अंदर और फिर विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करवा के आप पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। बेंजीन जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जी, एक इसकी क्या क्या इस्तेमालात हैं इस पे हम बात कर रहे हैं जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। तो सॉल्वेंट वो होता है जी जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व कर सकें। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करना भी अहम है जी, उनके रिएक्शन करवाने के लिए उनको डिजोल्व करना अहम है, तो सॉल्वेंट की बड़ी अहमियत है जी। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते जी। कुछ खास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जी। तो जरा देखिएगा, तो बेंजीन का एक इस्तेमाल ये है जी कि ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी, और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये फैट्स को, रेजिन को जी, रेजिन आपके विस्कोस मटेरियल होते हैं जी। ये विस्कोस मटेरियल आपको नजर आ रहा है जी, और विस्कोस मटेरियल होते हैं एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी विस्कोस मटेरियल है और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, उनको आप रेजिन कहते हैं। ये पेंट्स वगैरह को बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं जी। सल्फर यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोडीन लिखा हुआ है। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, आप फैट्स की बात करें, चाहे आप रेजिन की बात करें, चाहे सल्फर या आयोडीन की बात करें, ये सारे के सारे आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं इनको डिसॉल्व करने के लिए आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत है। वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है जी। तो इसलिए बेंजीन ये भी नॉन पोलर इन नेचर है जी। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए बेंजीन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है जी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सब्सटेंसेस लिखी गई हैं वो सारी की सारी नॉन पोलर है। तो ये अगली यूज है जी बेंजीन की। तो बेंजीन को एज एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो लिखा हुआ इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निट्रोबेंजीन। तो निट्रोबेंजीन भी एक्सप्लोसिव है। और टीएनटी जिसका फुल फॉर्म है ट्राई निट्रोटोलिन, तो ये दोनों ही एक्सप्लोसिव हैं और इन दोनों को बनाने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, बेंजीन इस्तेमाल होता है। तो बेंजीन की अगर नाइट्रेशन करें तो वो निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और निट्रोबेंजीन भी एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर बेंजीन को टोलिन में कन्वर्ट करें और टोलिन में कन्वर्ट करने के बाद यानी मिथाइलेशन करवा के इसको टोलिन में कन्वर्ट करें और टोलिन में कन्वर्ट करने के बाद इसका रिएक्शन आप करवाएं किससे जी, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जी। तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर एक साथ नाइट्रेशन हो जाएंगी और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई निट्रोटोलिन। तो ट्राई निट्रोटोलिन जिसको आप टीएनटी कहते हैं जी,
जिसकी तस्वीर भी यहाँ पे दिखाई गई है जी, तो ये भी एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। तो बेंजीन इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे निट्रोबेंजीन की बात करें, चाहे ट्राइनिट्रोटोलिन की बात करें, ये जिस केमिकल से बनता है वो क्या है जी, वो आपका बेंजीन है जी। और फिर बेंजीन को इसके अलावा डाइस को बनाने के लिए और ड्रग्स को बनाने के लिए भी, ड्रग्स के अंदर आपके जो है ना पिल्स भी आते हैं, आपके इंजेक्शन भी आते हैं जी, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको भी आप ड्रग्स कहते हैं जी। तो ड्रग्स बनाने के लिए और डाइस को बनाने के लिए भी बेंजीन इस्तेमाल होता है जी। तो ये बेंजीन के कुछ यूजेस आपके सामने थे, मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और फैट्स को, रेजिन्स को, सल्फर आयोडीन को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। एक्सप्लोजिव को बनाने के तौर पर भी बेंजीन को इस्तेमाल किया जाता है, और निट्रोबेंजीन और ट्राइनिट्रोटोलिन ये बेंजीन से ही बनते हैं जी। और इसके अलावा बेंजीन को डाइस बनाने के लिए, डाइस आपके बेसिकली कलर्ड कंपाउंड होते हैं जी, और इसी तरह ड्रग्स को बनाने के लिए भी बेंजीन इस्तेमाल होता है। मिथानॉल जो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है जी, इसके क्या यूजेस हैं इसको हम देखने जाएंगे जी। तो मिथेनॉल का जो फार्मूला है वो है CH3OH, अल्कोहल फैमिली का ये पहला मेंबर है। तो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है मिथेनॉल, और लैकर्स और वार्निशेस, तो ये जो आपकी जो पॉलिश है, जो आप लकड़ी पर जो पॉलिश करते हैं जी, बेसिकली वो वार्निश कहलाती है, या वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके लैकर्स कहलाते हैं जी। तो जो पॉलिश होती है, जो मटेरियल है वार्निश या लैकर्स, इसको अप्लाई करने के लिए किसी सॉल्वेंट के अंदर आपको डिजोल्व करना पड़ता है जी। तो जो सॉल्वेंट है, आप मिट्टी के तेल में भी उमूमन डिजोल्व करते हैं, आप कैरोसिन, जिसको कैरोसिन ऑयल कहते हैं, उसके अंदर भी डिजोल्व कर सकते हैं, आप पैराफिन ऑयल के अंदर भी इसको डिजोल्व कर सकते हैं जी। ये दोनों भी सॉल्वेंट है जी। और मिथेनॉल को भी एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिथेनॉल की ये सलाहियत है कि वो ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसका जो खुश्क होने का टाइम है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो महदूद हो जाएगा, ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा जी, क्योंकि इसके अंदर जो डिफ्यूजिंग एबिलिटी है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है जी। तो इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी लैकर्स को और वार्निशेस को मिथेनॉल के अंदर डिजोल्व करते हैं और उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं, तो एज अ सॉल्वेंट ये इस्तेमाल होता है जी। इसी तरह अगर हम इथेनॉल को डीनेचर्ड करना हो, यानी आप ये जानते हैं जी कि इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किया जा सकता है इसको। अब हमें इथेनॉल को की मिस यूज को बचाना है जी, कि हमने तो उसको केमिकल वो बेचा, उसको केमिकल यूज के लिए है, लेकिन उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो लैब के अंदर इस पर्पस को अवॉइड करने के लिए, उसकी मिस यूज को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो, मिथेनॉल को इथाइल अल्कोहल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। लेक्चर्स के अंदर आपने इसकी कंपोजिशन भी पढ़ ली है जी, कि मिथेनॉल 4% डलता है, और उसके बाद फिर 85% आपका इथेनॉल होता है, और 11% इसके अंदर वाटर होता है। और अगर आपको याद हो तो मिथेनॉल की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, और पढ़ा था जी कि मिथेनॉल पॉइजनस है। तो जब मिथेनॉल इथेनॉल के अंदर ऐड कर देंगे तो पूरे का पूरा इथेनॉल भी क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, और फिर ये ना इथेनॉल कहलाएगा ना या मिथेनॉल कहलाएगा, बल्कि आप इसको क्या कहते हैं जी, मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं जी। तो मेजर कंटेंट तो इसके अंदर इथेनॉल के होते हैं, और जहां आपको अल्कोहल का इस्तेमाल करना हो तो वहां पे आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं जी। और ये फिर इंसान के इस्तेमाल के लिए नकारा हो जाता है, यानी ये पॉइजनस हो जाता है जी। जब पॉइजनस हो जाएगा तो फिर इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए भी मिथेनॉल इस्तेमाल होता है जी। फॉर्मेलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जी। फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन, ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था जी कि ये लाइफ प्रिजर्वेटिव के तौर पर फॉर्मेलिन इस्तेमाल होता है जी। तो फॉर्मेलिन को बनाने के लिए भी मिथेनॉल इस्तेमाल होता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए जो मेजर सब्सटेंस या मेजर केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी मिथेनॉल है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिन का इस्तेमाल भी आपने देखा जी, और मिथेनॉल का इस्तेमाल भी आप इसको कह सकते हैं जी, क्योंकि फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड बनता ही मिथेनॉल से है। तो यहाँ पे लिखा जी, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर लाइव स्पेसिमेन। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन जो होता है, जिसको आप कूलेंट कहते हैं, तो कार के अंदर जो कूलेंट डलता है जी, एक तो आप पानी ही डाल देते हैं जी, लेकिन जो आपको केमिकल मिलता है जो ग्रीन कलर का या जो ब्लू कलर का होता है जी, या पिंक कलर का होता है जी, तो
कलर तो उसके अंदर डाइड ऑलिव है, इसलिए आपको वो मुख्तलिफ कलर का दिख रहा है जी। तो उसके अंदर भी जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर भी मिथेनॉल शामिल होता है जी। तो कूलेंट के तौर पर या एंटी फ्रीज सोल्यूशन के लिए भी मिथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है जी। और ड्रग्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, यहाँ पे जो तस्वीर है वो डाइज की है जी। और परफ्यूम्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। तो परफ्यूम्स की बेस के लिए, यानी परफ्यूम्स को डिजोल्व करने के लिए, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये मिथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं। डाइज की भी रेजोल्यूशन के लिए मिथेनॉल इस्तेमाल होता है और ड्रग्स बनाने के लिए भी मिथेनॉल इस्तेमाल होता है जी। तो ये तमाम प्रॉपर्टी उसकी सॉलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है जी कि गुड सॉल्वेंट है जी, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 5 यूजेस आपकी किताब में मिथेनॉल की दी हुई हैं जब आपके सामने है। सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है वार्निशेस और लैकर्स के अंदर। मिथाइलेटेड स्प्रिट बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि इथेनॉल को ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट करा जा सके। लाइव स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता किससे है जी? मिथेनॉल से है जी। एंटी फ्रीज सोल्यूशन जिसको आप कूलेंट कहते हैं उसके अंदर भी मिथेनॉल होता है। और ड्रग्स, डाइज और परफ्यूम बनाने के लिए भी मिथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पे बात करेंगे जी। इथेनॉल अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है जी और इसका फार्मूला है C2H5OH। आपकी किताब ने जो इसके यूजेस दिए हुए हैं उसको हम समराइज करने जा रहे हैं जी। तो एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और गम्स, रेजिन, टिंचर और वार्निशेस इसको डिजोल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो गम्स अगेन विस्कोस मटेरियल होते हैं, विस्कोस नेचुरल मटेरियल है जी जो प्लांट्स के अंदर से आपको मिलते हैं, जिसको आप गम्स कहते हैं। जिस तरह चिंगम के अंदर आपने देखा है जी कि चुपक बहुत ज्यादा होती है, इसी तरह जो प्लांट्स के कुछ मटेरियल्स हैं दे आर रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको भी क्या कहते हैं जी? गम्स कहते हैं जी। उनके अंदर भी जो चुपक होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उनको डिजोल्व करने के लिए इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन मैंने आपको बताया ये भी विस्कोस मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ मौजूद होते हैं। टिंचर बेसिकली आयोडीन को कहते हैं, जो टिंचर होती है जो जख्म के तौर पर जख्म पे लगाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको आयोडीन कहते हैं जी। उसके अंदर मेजर पार्ट आयोडीन का होता है जी। तो टिंचर को डिजोल्व करने के लिए और वार्निशेस को डिजोल्व करने के लिए इथेनॉल एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। ब्रेवरेजेस के अंदर भी इथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इथेनॉल वही है जो आप अल्कोहल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी, जिसको आप उर्दू में कहते हैं शराब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसकी खास बात क्या है जी कि वो नेचुरल सोर्स से हासिल किए जाते हैं, यानी फ्रूट्स को या जिस तरह आपने पढ़ा था ग्रेन्स को, पोटैटो और राइस से आपने इथेनॉल को बनाने का तरीका सीखा था जी। तो जो नेचुरल सब्सटेंस की फर्मेंटेशन से हासिल किया जाता है वो तो अल्कोहल है जी। और बाकी ब्रेवरेजेस के अंदर भी कुछ क्वांटिटी इथेनॉल की इस्तेमाल होती है जी। तो इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेवरेजेस, यानी ये जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपके मुख्तलिफ आपके पास ये सॉल्वेंट्स हैं जी, या आप भी कह लें जी ये जो मशरूबात हैं जी, तो उसके अंदर भी इथेनॉल की कुछ क्वांटिटी रखी जाती है जी। और कुछ तो है ही इथेनॉल, जिस तरह से आप जो वाइन की बात कर रहे हैं वो तो है ही प्योर इथेनॉल है जी। तो ब्रेवरेज के तौर पर इसे मशरूबात के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है जी। ब्रेवरेज का मतलब मशरूबात होता है जी। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए इसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला लिखा हुआ है CHCl3। ईथर्स को बनाने के लिए आपने और एस्टर्स को बनाने के लिए, तो ईथर और एस्टर को तो आपने इथेनॉल से बनाया है, ये तो आपके लिए नया नहीं है। इथेनॉल को क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इसकी यूज है जी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इथेनॉल रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। इथेनॉल के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज हों तो फिर इसके अंदर भी एक स्मेल होती है, यानी इथेनॉल के अंदर भी स्मेल पाई जाती है। लेकिन अगर उन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाए तो फिर इथेनॉल क्या हो जाता है? डीऑडराइज का मतलब ये है जी कि उसकी अपनी कोई खुशबू ना हो। तो मैंने क्या बताया कि अगर इथेनॉल प्योर फॉर्म के अंदर हो, यानी 100% प्योर इथेनॉल हो, तो वो उसकी कोई ऑर्डर नहीं होती, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। हाँ, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी शामिल हो तो उसकी वजह से फिर इथेनॉल अपनी खास खुशबू रखता है जी। तो इथेनॉल जिसकी कोई और जिसका कोई ऑर्डर ना हो, यानी वो 100% प्योर हो,
तो उसको परफ्यूम्स के सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी परफ्यूम्स के अंदर देखिए, परफ्यूम जो है, कभी अगर आप परफ्यूम पर परचेज करने गए हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा जी कि वो सॉल्वेंट के अंदर, परफ्यूम भी एक लिक्विड होता है जी, और उसको क्या करता है बेसिकली, वो डाइल्यूट करता है। तो एक सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट के अंदर उस परफ्यूम के चंद कतरे या चंद ml डाल देता है, उसके बाद उसको शेक करता है और फिर वो आपको जो है ना वो बॉटल दे देता है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि परफ्यूम भी क्या है, बेसिकली सोल्यूशन है। उसके अंदर परफ्यूम क्या है, आपका सॉल्यूट है, क्योंकि उसकी बहुत कम क्वांटिटी डलनी है। जो असल क्वांटिटी है वो किसकी है जी, सॉल्वेंट की है। तो उस सॉल्वेंट को परफ्यूम्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम बेस कहते हैं। तो इथेनॉल ये परफ्यूम के बेस के तौर पर, यानी परफ्यूम्स के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके तौर पर ये इस्तेमाल होता है जी। तो परफ्यूम्स खुद बहुत ज्यादा खुशबू की हामिल होती हैं जी, तो उनको डाइल्यूट करके दिया जाता है जी, और डाइल्यूट करने पे भी आपको फिर अंदाजा होता है जी कि उसकी महक कैसी होती है जी। तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ सिंथेसाइज परफ्यूम्स होती हैं जी, उनको वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होती हैं, उनका सॉल्यूशन बना के आपको दिया जाता है। तो इथेनॉल उसके अंदर एज अ सॉल्वेंट या उसके अंदर एज अ बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। जो आप लाल कलर के थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको इथेनॉल डाइट थर्मामीटर कहते हैं, तो लो टेम्परेचर थर्मामीटर को बनाने के लिए भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाल कलर आसानी से दिख जाता है बनिस्बत मरकरी के थर्मामीटर की, क्योंकि मरकरी सिल्वर कलर का होता है और सिल्वर कलर को उस गिलास के अंदर देखना आपको मुश्किल होता है। इसलिए जो कॉमन थर्मामीटर है वो आपके डाई इथेनॉल थर्मामीटर भी है, लेकिन ये आपकी खास बात ये है कि ये लो टेम्परेचर थर्मामीटर होते हैं जी। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करना है तो फिर आपको मरकरी वाले थर्मामीटर ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको लो टेम्परेचर से काम है जी तो लैब्स के अंदर ये बहुत आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लो टेम्परेचर थर्मामीटर के लिए भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है। तो इथेनॉल और डाई, लाल कलर की डाई का मिक्सचर होता है जो इस कैपलरी के अंदर भरा हुआ होता है। एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है जी, जिस तरह जो पेट्रोल है जी। और पेट्रोल से आप कहाँ पे आ गए हैं जी, दुनिया की ख्वाहिश है जी कि पेट्रोल की यूज को कम किया जाए और आप बायोफ्यूल के तौर पर पे शिफ्ट हो रहे हैं जी। तो इथेनॉल को भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खैर ये आपको पेट्रोल से भी महंगा पड़ता है। एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और एज ए सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, यानी रिएक्शन को मुतासिर नहीं करता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आपने रिएक्शन करवाने हैं तो आप इथेनॉल को एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके अंदर डिजोल्व करें और फिर आप रिएक्शन करवाएं तो इथेनॉल उस रिएक्शन में मुलविस नहीं होगा, क्योंकि ये इनर्ट सॉल्वेंट है। रिएक्शन उन्हीं दोनों चीज़ों का होगा जिनके दरमियान आप रिएक्शन चाह रहे हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करवानी है तो क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए भी इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी। तो आपने इथेनॉल की बहुत सारी यूजेस को यहाँ पे आपने पढ़ा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। तो एज अ सॉल्वेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है गम्स, रेजन्स, टिंचर और वार्निशेस के लिए। मशरूबात के तौर पर ये इस्तेमाल होता है डायरेक्टली, और मशरूबात के अंदर इसकी क्वांटिटी भी मौजूद होती है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इथेनॉल इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटीरियल। अगर इथेनॉल 100% प्योर है तो ये परफ्यूम की बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी परफ्यूम की क्वांटिटी को इसके अंदर डिजोल्व करके परफ्यूम बनाई जाती है। लो टेम्परेचर जो थर्मामीटर होते हैं, जो लाल कलर के होते हैं, उसके अंदर भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है। एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर इथेनॉल इस्तेमाल हो सकता है जी। पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव इथेनॉल है, लेकिन प्योर इथेनॉल को इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बायोफ्यूल फिर इससे बेहतर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन करवाने हैं उसके लिए भी आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये वहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट का काम करता है जी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर हासिल करने के लिए भी इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। फिनोल, जिसको आप कार्बोलिक एसिड कहते हैं जी, जो आपका एरोमेटिक अल्कोहल है जी। बेंजीन का रिंग है और उसमें एक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है बल्कि उसकी जगह OH मौजूद है। तो C6H5 ये आपका फिनाइल है और OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है फिनोल कहलाता है। तो फिनोल की यूजेस हम पढ़ने जा रहे हैं जी। एज एन ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। तो ये जो इसका सोल्यूशन है वो आपका एंटीसेप्टिक होता है, और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, एंटीसेप्टिक का मतलब सेप्टिक को दूर करने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए जी।
ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो दोनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है जी। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर फिनोल इस्तेमाल किया जाता है जी। सोप के बनाने के लिए, प्लास्टिक और स्प्रेस को बनाने के लिए भी फिनोल इस्तेमाल किया जाता है। पिक्रिक एसिड आपने बनाया है फिनोल से जी। और पिक्रिक एसिड क्या था जी, 2,4,6 ट्राई निट्रोफिनोल, ये आपका पिक्रिक एसिड था। और एस्पिरिन वो है जी जो आप डिस्प्रिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जी, जो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो उसके अंदर भी फिनोल इस्तेमाल होता है जी। जो आपकी इंक है, और इंक तो बेसिकली वाटर के अंदर बनी होती है और डाई होती है जी, तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए जी, उस डाई को सड़ने से बचाने के लिए भी फिनोल को इस्तेमाल किया जाता है। तो एज अ इंक प्रिजर्वेटिव फिनोल इस्तेमाल होता है जी। और फिनोल इस्तेमाल होता है ऑइंटमेंट्स के अंदर। ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, जो आप मरहम लगाते हैं जी, वो लॉजेंजिस की तस्वीर आपके सामने है जी, जो आपको सूथिंग इफेक्ट देती हैं आपके गले को, जिस तरह स्टेप्सल है, जिस तरह विक्स है जी, जिसकी गोली आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको सूथिंग इफेक्ट देती है, उसके अंदर भी फिनोल की क्वांटिटी मौजूद होती है। और गार्गल्स, ये वो चीज़ें होती हैं जी, जो आप, वो सॉल्यूशन होते हैं जिसको आप गरारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो ऑइंटमेंट, लोजेंजेस और गार्गल्स के बनाने के अंदर भी फिनोल इस्तेमाल होता है जी। तो ये फिनोल की चंद यूजेस थी जिसको आपने देखा जी, कि एज अ एंटीसेप्टिक ये इस्तेमाल होता है जी, एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हार्पिक वगैरह जो है उसके अंदर भी ये चीज़ होती है जी, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। डिटॉल वगैरह ये आप जानते हैं, तो एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। सोप, प्लास्टिक और स्प्रेस को बनाने के अंदर फिनोल को इस्तेमाल किया जाता है जी। पिक्रिक एसिड, एस्पिरिन के अंदर फिनोल शामिल है। एज इन प्रिजर्वेटिव के तौर पर फिनोल को इस्तेमाल किया जाता है। और ऑइंटमेंट्स, जिसको मरहम कहते हैं, लोजेंजेस जो आपकी सूथिंग इफेक्ट देती हैं आपके गले को जी, और गार्गल्स जो सॉल्यूशन, जो सब्सटेंसेस गरारे करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो फिनोल इन तमाम के अंदर इस्तेमाल होता है। एक ऑक्सी इथेन, ये आपका ईथर है जी। तो ईथर की यूजेस हम देखने जा रहे हैं जी। तो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फैट, वैक्सेस, गम्स, रेजिन, इनको डिजोल्व करने के लिए भी ईथर को इस्तेमाल किया जाता है जी। जो वुड्स रिएक्शन है, आप ये जानते हैं जी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करवाया जाए तो उसके नतीजे में आपको अल्केन मिलता है जी। और अल्केन की खास बात क्या होती है कि उसके अंदर जो कार्बन होते हैं उसकी क्वांटिटी इनिशियल जो आप अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में क्या होती है जी, दुगनी होती है जी। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ड्राई ईथर इस्तेमाल होता है। यानी ये जो ईथर है जी, इथेन, ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट फॉर द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बगैर इस सॉल्वेंट के नहीं होगा, इसलिए ईथर की बहुत अहमियत है जी। रिएजेंट को बनाने के लिए भी सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो सॉल्वेंट है वो क्या कहलाता है, वो आपका ईथर कहलाता है जी। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईथर और जो इथीन है, इन दोनों को, ये दोनों एनेस्थेटिक हैं और दोनों को ही एनेस्थीसिया देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। स्मोकलेस गन पाउडर को बनाने के लिए ईथर इस्तेमाल होता है। और अगर आपको आर्टिफिशियल सिल्क बनानी है जी, तो उसके लिए भी ईथर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ईथर की चंद यूजेस हैं आपके सामने जी। तो एज अ सॉल्वेंट है जी, ये सॉल्वेंट वुड्स रिएक्शन के लिए भी है जी। ये सॉल्वेंट आपका गिरिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए भी है। जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आर्टिफिशियल सिल्क कोलोडोइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड की यूजेस, और फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में जानते हैं जी कि इससे फॉर्मलिन बनती है जी। और ये 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, बाकी वो पानी है जी। तो इसको फॉर्मलिन कहते हैं। और फॉर्मलिन लाइफ स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। तो आपने लैब में जो देखा होगा जी, उस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर फ्रॉग डूबा हुआ होता है और वो डायसेक्ट भी होता है और वो डिकम्पोज नहीं होता है, गलता सड़ता नहीं है जी, उसकी वजह क्या है जी, कि वो सोल्यूशन पानी नहीं बल्कि वो क्या होता है, फॉर्मलिन होता है। तो फॉर्मलिन लाइफ प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है जी। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो भी है उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड भी मौजूद होता है।
तो फॉर्मेल्डिहाइड को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकलाइट और मेलामीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो तस्वीर के अंदर जो आपको यूटेंसिल दिख रहे हैं ये मेलामीन के बने हुए हैं जी। तो मेलामीन भी आपकी प्लास्टिक की एक किस्म है जी। और जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं उसको बनाने के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, यानी मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। और इनडायरेक्ट वे है ये फॉर्मेल्डिहाइड की जी, कि बेकलाइट बनाने के लिए जिसमें आपके जो स्विचेस वगैरह हैं जी उसके अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है बेकलाइट को बनाने के लिए, और मेलामीन बनाने के लिए और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, इन तीनों को बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है जी। ड्राइंग ऑयल और डाइज की प्रिपरेशन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है जी। एंटी पोलियो वैक्सीन को बनाने के लिए, यानी जो आपको पोलियो के जो कत्ते पिलाए जाते हैं उसके अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेलिन मौजूद होता है जी। और ये है जी साइक्लोनाइट, और साइक्लोनाइट भी क्या है जी, एक्सप्लोसिव है जी। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन आप किससे करवाएं जी, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से करवाएं जी, तो ये साइक्लोनाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है जी। ये आपका CH2 है जी, और ये नाइट्रोजन, ये जो आपको कॉर्नर ये भी CH2 है, ये कॉर्नर भी आपका CH2 है, और ये NO2 और नीचे भी आपका क्या है जी, NO2 लगा हुआ है, यानी ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड निट्रो प्रोडक्ट है जी। और इसके अंदर जो ये 6 मेंबर्ड जो रिंग है उसके अंदर 3 नाइट्रोजन भी मौजूद है, और बाकी 3 कॉर्नर पर 3 कार्बन मौजूद है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन भी मौजूद है जी। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाती है, साइक्लोनाइट कहलाती है जी। और ये एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जी। तो फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है जी। तो ये चंद यूजेस थी फॉर्मेल्डिहाइड की, जिसका तस्कर आपने की किताब ने किया है जी। तो लाइव स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है ये, और उन सॉल्यूशन को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है जी। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकलाइट और मेलामीन बनाने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग ऑयल्स और डाइस के अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। एंटी पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाता है, और साइक्लोनाइड जो कि एक्सप्लोजिव है उसको बनाने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल किया गया है। एसीटोन की यूजेस पढ़ने जा रहे हैं जी। एसीटोन ये आपका कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है जी, और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ यहाँ पर कौन लगा हुआ है जी, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो एसीटोन भी एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और एसिटिलीन और सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोइड्स, इन तमाम को डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन को एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेलुलोज है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है जी। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। एसिटिलीन की बात करें जी, तो एसिटिलीन भी को भी डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। और एसिटाइलिन को अगर आपने सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रखना है जी, तो इसको सोल्यूशन फॉर्म में रखने के लिए इसे एसीटोन के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है, यानी एसीटोन एसिटाइलिन के लिए यानी इथाइन के लिए इनर्ट सॉल्वेंट है जी। तो अगर आपने इथाइन या एसिटाइलिन को सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रखना है, यानी सोल्यूशन फॉर्म के अंदर कहीं इसका रिएक्शन करवाना है जी, तो एसीटोन के अंदर ही से डिसॉल्व करवाया जाता है जी। आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी एसीटोन को इस्तेमाल किया जाता है, और आप एसीटोन से आइडोफॉर्म बनाने का तो तरीका भी सीख चुके हैं जी। आर्टिफिशियल सेंट जो होती है जी, सेंट बेसिकली परफ्यूम ही होती है जी। और लेकिन खैर आर्टिफिशियल का मतलब ये है जी कि जो इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है जी, वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट नहीं होता, वो नेचुरल सोर्सेज का एक्सट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, यानी केमिकली इसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो उसके अंदर भी एसीटोन ही इस्तेमाल होता है, यानी आर्टिफिशियल सैंड यानी आर्टिफिशियल खुशबू यानी आर्टिफिशियल परफ्यूम्स को बनाने के लिए एसीटोन इस्तेमाल किया जाता है जी। और आप ये जानते हैं जी कि जो परफ्यूम होती है या जो सेंट होती है उसकी कुछ क्वांटिटी बेस के अंदर, बेस होता है बेसिकली सॉल्वेंट, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कौन होता है जी, इथेनॉल। तो इथेनॉल के अंदर या कोई और सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होते हैं जी, उस सॉल्वेंट के अंदर फिर आप परफ्यूम की कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं, और परफ्यूम बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन होता है जी। तो सेंट जो आर्टिफिशियल सेंट है वो परफ्यूम का ऑल्टरनेटिव है जी। लेकिन परफ्यूम की खास बात क्या होती है कि वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है जी,
और सेंट का मतलब ये है जी कि ये केमिकली सिंथेसाइज्ड होता है जी। तो इसकी केमिकल जो सिंथेसिस होती है इन परफ्यूम्स की, उसको बनाने के लिए यानी आर्टिफिशियल परफ्यूम्स को बनाने के लिए एसीटोन इस्तेमाल किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर ये इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही इसकी कॉमन यूज है जी। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो बेसिकली रबर की वजह से मैंने यहाँ पे तस्वीर दी है जी। तो स्मोकलेस गन पाउडर और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, क्योंकि टायर्स रबर के होते हैं जी, तो रबर बनाने के लिए भी एसीटोन का इस्तेमाल होता है जी। तो ये तमाम यूजेस हैं किसकी, एसीटोन्स की। एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और सेलुलोज को डिजोल्व करने के लिए एसीटोन इस्तेमाल किया जाता है। इथाइन को अगर सॉल्यूशन फॉर्म में आपने हासिल करना है तो उसके लिए भी जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा वो एसीटोन ही होगा। आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की सिंथेसिस के लिए एसीटोन इस्तेमाल किया जाता है जी। आर्टिफिशियल सेंट अगर आपको बनानी है यानी आर्टिफिशियल परफ्यूम्स बनाने हैं तो उसकी केमिकल सिंथेसिस के अंदर एसीटोन इस्तेमाल होता है। एज अ नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन इस्तेमाल किया जाता है। और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए और स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए भी एसीटोन इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के हम इस्तेमालात को देखेंगे जी। तो लेबोरेटरी रिएजेंट जिस तरह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिस तरह आपका नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड है, और जिस तरह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे आपके कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एसिटिक एसिड भी आपका कॉमन लैब रिएजेंट है जी। तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कॉमनली यूज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और फास्फोरस, सल्फर, गम्स और रेजिन को डिसॉल्व करने के लिए एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है जी। लेदर की प्रोडक्शन के लिए जो वो लेदर की प्रोसेसिंग की जाती है, जो खाल से आप जो लेदर बनाते हैं जी, तो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर भी एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो लेदर की प्रोडक्शन के अंदर एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है जी। इसी तरह एसीटेट्स, एस्टर और सेलुलोज एसीटेट सिल्क, तो ये सिल्क की तमाम किस्में हैं जी। तो सिल्क को बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है जी। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं जी, एसीटेट, एस्टर, सेलुलोज एसीटेट, ये सारी की सारी सिल्क के फॉर्मूले हैं जी, जो कि आपकी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस है जी। तो उसको बनाने के लिए भी यानी आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है जी। और इसकी प्रोसेसिंग करके और फिर इसको डाइल्यूट करके आप इसी को विनेगर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। विनेगर किसे कहते हैं जी, विनेगर सिरके को कहते हैं जी। तो इसको नेचुरलाइज किया जाता है, यानी इसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं जी, कम करते हैं जी। 100% नहीं होता जी। और इसके कलर को थोड़ा सा, जो ये कलर इसका जो है ना पीला माइल होता है, तो इसके कलर को क्या करते हैं, जो सिरका मिलता है वो आपका बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जी। तो इसकी डी कलरिंग करके जी फिर आप इसको किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, विनेगर के तौर पर, यानी आप इसको ईटेबल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो एक बार इसके यूजेस को मैं रिपीट करता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। तो कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। एज सॉल्वेंट एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। लेदर की प्रोडक्शन के अंदर इसका वसी इस्तेमाल है जी। सिल्क, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, उसको बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। और जो घरेलू सिरका है जी, उसके अंदर भी एसिटिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन उसकी नेचुरिंग और कलरिंग की जाती है जी, तब जाके आपको एसिटिक एसिड विनेगर के तौर पर इस्तेमाल होगा। इथाइल एसीटेट जो आपका एस्टर है जी, और ये आपका आखिरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी यूजेस को हम देखते हैं जी। तो ये भी एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके अंदर उसको डिजोल्व करने के लिए एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिखा है जी, पेंट्स, वार्निशेस, ऑयल्स, फैट्स, गम्स, रेजिन, सेलुलोज, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इथाइल एसीटेट के अंदर भी डिजोल्व हो सकती हैं। तो इथाइल एसीटेट भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लास्टिसाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। और प्लास्टिसाइजर असल में प्लास्टिक का साथ ऐड किया जाता है, यानी प्लास्टिक तो नहीं होती जी, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐड किया जाता है ताकि प्लास्टिक की ब्रिटलनेस और प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को क्या कर सके जी, इम्प्रूव कर सके जी। तो प्लास्टिक का जो नाजुकपन है जी, उसको खत्म किया जाता है जी। ब्रिटल का मतलब नाजुक होना होता है जी। तो नाजुक होगी तो प्लास्टिक जल्दी टूट जाएगी, ठीक है जी। और उसकी जब इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाएगी तो खुद ब खुद ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी जी।
तो प्लास्टिसाइजर के तौर पर इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल किया जाता है जी, जो प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसके नाजुकपन को, उसके ब्रिटलनेस जो फिनोमिना है उसको ख़त्म कर देता है और प्लास्टिक को मजबूत बनाने में मदद देता है जी। तो ये क्या कहलाता है, ये भी एक इसका यूज़ है और इसको क्या कहते हैं, इसको प्लास्टिसाइजर कहते हैं जी। तो प्लास्टिसाइजर बेसिकली प्लास्टिक नहीं होते बल्कि प्लास्टिक के एडिटिव्स होते हैं जी, बाहर से इसको ऐड किया जाता है जी, जिस वक्त पॉलीमराइजेशन हो रही होती है उसी वक्त इसको ऐड किया जाता है जी। और ये प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को यानी उसके नाजुकपन को क्या करते हैं जी, कम करते हैं जी। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि इथाइल एसीटेट की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है जी, फ्रूटी स्मेल होती है जी। तो इसको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यानी फ्रूट के फ्लेवर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जी। और इसी तरह जो एसेंस होते हैं जो खाने में आप डालते हैं जी मुख्तलिफ खुशबुओं लाने के लिए जी, तो वो भी जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, आपके एस्टर्स या इथाइल एसीटेट शामिल होते हैं जी। तो मुख्तलिफ स्मेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको आप एसेंस कहते हैं जी, उनकी तैयारी के लिए भी इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये इथाइल एसीटेट के जो एस्टर है जी उसके कुछ यूजेस थे, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ जी। अच्छा, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लास्टिसाइजर के तौर पर इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल किया जाता है जी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और एसेंस इसका काम भी होता है मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं खानों में देना या आइसक्रीम में देना या किसी भी मशरूबात के अंदर देना, तो उसके लिए भी इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल करते हैं जी। तो आइए आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के, आपने उनकी यूजेस को स्टडी किया जी। इस लेक्चर को एज अ समरी आप इस्तेमाल कीजिएगा जी। और ये यूजेस भी कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपके इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट है, और इम्तिहान के लिए भी ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है उसके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी। तो आपके पास ये एक तरीके से समराइज हो गए जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रिवाइज करना है ताकि आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए जी। एक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, उसको भी आप करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जी कि आपको कि कितना समझ में आया है, क्योंकि जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे जी तो खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगी जी कौन सा केमिकल कहाँ इस्तेमाल होता है जी। तो इसके टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें और इस लेक्चर को अपने पास लिखें और एज अ समरी आपको आपके पास मौजूद है जी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हमें डिस्कस करना है जी, ताकि हम चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लें और उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लें जी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्सटेंशन के अंदर ही लेक्चर है, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे जी स्ट्रक्चर्स को पढ़ने जाएंगे जी, और अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस के स्ट्रक्चर को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।